बैरिस्टर साहब, ये अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लें कि आपने ऑन ग्राउंड बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन फिर भी पीटीआई का कारकुन तो ये शिकवा करता नज़र आता है कि उनके लीडर, जिसको आप भी तस्लीम करते हैं कि वोट बैंक सिर्फ इमरान खान का है, इमरान खान की रहाई के लिए पीटीआई की लीडरशिप को उस तरह से तहरीक नहीं चला सकी। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आम कारकुन का ये इतराज़ बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है? देखिए इमरान साहब, जो ये तो आपका एक डिफरेंट सवाल है ना। पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, ठीक है जी, किस तरह हम आवाम को रिलीफ दे, उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट हो गई। अब बात होगी खान साहब की रिहाई की। देखें, इमरान खान साहब जो है और जो हमारी पार्टी है, इमरान साहब, हम लोग कोई ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम कोई कानून के तहत बनी हुई हुकूमत से नहीं लड़ रहे, और ना हम कोई कानून के तहत बनी हुई एक सिस्टम जो है उसके साथ लड़ रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क की अदालतों पे हमला हुआ, अदालतों पे कब्जा कर लिया गया है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, आपने अदालतें कवर की हैं, वो एक इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल या कंज्यूमर कोर्ट के जज से ऊपर उनके पास पावर्स नहीं थी। उनके हाथ से अपनी सारी पावर छीन ली। तो जुडिशरी जो है उसके अंदर पहले इंटरफेरेंस थी, अब आपने इंटरफेरेंस की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जुडिशरी पे आप कब्जा कर चुके हैं। इस वजह से हम जो लड़ रहे हैं फस्तायत से लड़ रहे हैं, जो पूरी दुनिया कह रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, यूएन कह रही है, हमारे मुल्क का जो यहाँ पे काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस, वो कह रही है इस मुल्क में वोट चोरी हुआ और वोट चोरी होने के बाद फस्तायत का निजाम राइज है। तो हम फस्तायत से लड़ रहे हैं, और फस्तायत से लड़ते लड़ते हमने खान साहब को अगर रिलीज कराना है तो हमारे भी इस तरह हाथ नहीं खुले हुए। हमारे एमएनएस के साथ क्या हो रहा है इमरान साहब देख रहे हैं। हाजी इम्तियाज साहब की छोटी बेटी 11 साल की, उसको टॉर्चर किया उन्होंने, 11 महीने के बच्चे को टॉर्चर किया। ख्वाजा चिराग साहब को अगवा कर लिया गया और मुबीन आरिफ जट साहब की फैक्ट्री सील कर दी। मतलब कि क्या क्या किस्म की इन्होंने फस्तायत नहीं की, लेकिन लोग खड़े हैं, लोग अभी भी नजरिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन हम एक फस्ताई हुकूमत के साथ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग में थोड़ा शायद टाइम लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह एंड ऑब्जेक्टिव यही है, हमने इमरान खान साहब को रिहा कराना है और हम रिहा करा के रहेंगे। अच्छा नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि असद कैसर साहब ने ये कहा है कि जल्द ही अपोजिशन के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि ये ग्रैंड अलायंस बन भी जाएगा और फिर इससे आपकी परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए इमरान साहब, अलायंस का मकसद क्या होता है? अलायंस जब भी बनता है, कोई भी अलायंस बने, उसका मकसद ये होता है कि कोई आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब इस वक्त कॉमन ऑब्जेक्टिव जिस जमात का हमारे साथ अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है कि हमने इस मुल्क में अदलिया को आज़ाद कराना है, क्योंकि इस वक्त जो अदलिया के साथ हाल कर दिया गया है तरामीम के बाद, सारा कुछ के बाद अदलिया की कोई वक़्त नहीं रही, वो एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। ट्राइकोटोमी ऑफ पावर प्रिंसिपल में अदलिया बिल्कुल दब के रह गया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के नीचे। हमने अदलिया को आज़ाद कराना है, हमने बुनियादी हुकूक को बहाल करना है, हमने आइन को बहाल करना है, हमने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है इस मुल्क के अंदर। उसमें हमारे साथ कोई भी जमात अगर हमारे साथ आने को तैयार है, बिल्कुल दे आर मोर देन वेलकम, और हम उनके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है, पहले इस मुल्क का हम निज़ाम ठीक कर लें, उसके बाद हम आपस में लड़ लेंगे। लेकिन जो जो जमातें हैं जो हमारे साथ इस चीज़ में चलना चाहती हैं, तो बिल्कुल हम उनको साथ लेके चलेंगे। बैरिस्टर साहब, आप क्योंकि कोर कमेटी के भी मेंबर हैं और कानूनी मामलात को भी समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो कानूनी मामलात बकौल आपके जिनमें पीटीआई बुरी तरह से फंसी हुई है, तो क्या बानी चेयरमैन जो हैं उनको आप देखते हैं कि जल्द रिहाई मुमकिन है? देखिए जिस तरह की इन्होंने अदालतों पे हमला करके उनका हाल कर दिया है, मेरी नज़र में तो मैं अदालतों को आज़ाद नहीं समझता, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं समझता। पहले तो होता था कि जी अदालत कानून में आज़ाद है, लेकिन प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है जजों को। लेकिन अब तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी के अंदर ये अदालतों जो है वो दब के रह गई है एग्जीक्यूटिव के नीचे। कोशिश पहले भी यही थी, अदालत को दबाया जाए, डराया जाए, एग्जीक्यूटिव को इस्तेमाल किया जाए, प्रोसिक्यूशन को इस्तेमाल किया जाए, और खान साहब को इंश्योर करें कि वो जेल में रहें। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई जज होता है जो बिल्कुल आइन कानून के साथ करता है और थोड़ा सा अपना इंश्योर करता है कि जी मैं डर नहीं रहा, मैं खड़ा हूँ आइन और कानून के साथ। अगर इस तरह के जजेस अभी भी ज्यादा मेजोरिटी में होंगे, हमें उम्मीद है खान साहब जो होंगे वो जल्द बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी केसेस में सजा दी इन्होंने अभी तक, वो सारे केसेस जब हाई कोर्ट में गए हैं, अपीलेट फोरम में गए हैं,
तो वो डस्टबिन में गए हैं। वो उनको मेरिट था नहीं, जाली केसेस बनाए थे आपने, क्योंकि अगर आपने पहले कोशिश की हम इसको करप्ट प्रूव करें, वो गलत हुआ, फिर हम गद्दार प्रूव करें जी, साइकिल का केस आ गया, फिर दोबारा करप्ट प्रूव करें जी, आपका अलकादिर केस आ गया, वो भी अभी फारिग होंगे। जितने केसेस फारिग होते जाएंगे ये नए केसेस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी केस जो है वो जब मेरिट पे सुना जाएगा उसने रद्दी की टोकरी में ही जाना है, जो इस मुल्क की तारीख कहती है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये फरमाएं कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या आपको उनकी क़यादत पे, उनकी उस पर कोई इतराज़ है? क्या आपको ये लगता है कि वो मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब? क्या आप ये समझते हैं कि वो हुकूमत की बात मानेंगे, किसी प्रेशर में आएंगे? देखिए, एक चीज तो है कि मैं ये कहूँ कि ये काजी फायदीसा जैसे है चीफ जस्टिस है, तो वो तो ज्यादती होगी, उन जैसे नहीं है, अभी तक इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक वो जो गलती कर गए हैं, ही वाज बाउंड, जो कमेटी का फैसला था कि फुल बेंच के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लगाएंगे, उनको लगानी चाहिए थी। मेरी नजर में वो उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, लेकिन फिर भी अभी तक देखें, अब इशू पता है क्या है इमरान साहब, इशू ये नहीं है कि याहिया साहब अच्छे हैं बुरे हैं, या कानून पे फैसले करेंगे या कानून के से बाहर जाके फैसले करेंगे। इशू और है, इशू ये है कि याहिया साहब कर क्या सकते हैं, उनके पास पावर कितनी, वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, वो तो उनकी पर्सनैलिटी नहीं, वो कानून में कितने इंडिपेंडेंट है कि वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसला भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी के जज नहीं लगा सकते। अब तो जुडिशियल कमीशन की कंपोजिशन ऐसी हो गई है, बहुत सारे मसाइल है। आपने देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज बना दिया है जस्टिस अमीनुद्दीन को, कुछ और जजेस को, और उसको थोड़ा अच्छा लगे, एक अच्छा इंप्रेशन आया जी, हमने इसमें कुछ अच्छे जजेस भी डाले हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जस्टिस आयशा मलिक का नाम खाना पूरी करने के लिए उसमें डाल दिया। लेकिन जितने आपने हाईकोर्ट कवर किए, मुझे पता है जितने अच्छे जजेस हैं, जिनको आइन की समझ है, जिनकी जजमेंट्स पूरी दुनिया देखती है, पढ़ती है, परखती है, उनको फॉलो करती है, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक के अलावा। आपने जस्टिस अमीनुद्दीन को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना दिया। मुझे सिर्फ आप ये बता दें, उनकी कौन सी जजमेंट अभी तक जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में उन्होंने दी है, जो मैं किसी को कोर्ट भी कर दूं या एज ए प्रेसिडेंट पेश करूंगी, जी बड़ी अच्छी जजमेंट है, इसमें मैंने कुछ सीखा है। वो तो सिविल की जजमेंट देते रहे पूरी जिंदगी, और फिर आपने और जो जजेस डाले उनके, मैं वही बात कर रहा हूँ, उनके घर वालों को बताइए कॉन्स्टिट्यूशन। तो बैरिस्टर साहब, फिर आप लोग पीटीआई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्यों नहीं जाती इस मामले को लेके? देखिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो इमरान साहब मैं तब जाऊंगा ना जी, जब मुझे किसी जज के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की शिकायत करनी होगी, जो हमने की है। हमने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के खिलाफ फाइल किया हुआ है, जो उन्होंने जजमेंट लिखी थी मिनॉरिटी में कि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आपको गैर आईनी लगती है तो आप इम्प्लीमेंट ना भी करें तो खैर है। फिर काजी फायदीसा साहब के खिलाफ भी कुछ कंप्लेंट्स फाइल हुई नहीं है। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है, अगर वो फाल हो जाए, काम करे, तो अच्छी बात है, जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी आएगी। लेकिन बेंच बनाने के खिलाफ, अब ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, इसके खिलाफ तो हम तभी जाएंगे ना जी अदालत में, मिसकॉन्डक्ट के लिए तो नहीं जा सकते। ये तो हम जब आईनी तरामीम जो चैलेंज होगी, अगर वो स्ट्राइक डाउन होती हैं और आइन बहाल होता है, अदलिया आजाद होती है, तो फिर ही हमारी इन चीजों से जान छूटेगी, अदरवाइज तो कोई नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस, इन सब ने अभी तक कितनी जजमेंट्स लिखी हैं, किस किस कानून में फैसला किया है, किस तरह फैसला किया, और कौन से आइन की तशरीह की है जिसमें लगेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझते हैं, वो हमसे शेयर जरूर की जाए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया।